तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको उस शख्स का किस्सा सुनाएंगे जिसके बारे में बहुत कम कुछ मिलता है। खाली 2-3 केस उसके कहीं भी रिकॉर्ड ढूंढने जाओ तो मिलते हैं, लेकिन काम उस शख्स ने बहुत किए हैं। इतने ज़्यादा काम किए कि उसको मारने के लिए उस समय के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक बहुत बड़ा चैलेंज देना पड़ा था एक ऑफिसर को। कौन है वो शख्स जिसके लिए जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच मुंबई परेशान थे? उस शख्स का नाम है विनोद माटकर। बहुत कम उसके बारे में इतिहास मिलता है उसका, क्योंकि उसकी क्राइम की ज़िंदगी बहुत छोटी सी थी। बहुत लेट वो इस फील्ड में आया और बहुत जल्दी चला भी गया, महज 5 साल। लेकिन 5 साल में जो उस आदमी ने कांड किए मुंबई में छोटा राजन के लिए, वो उस समय जो टॉप के 10 शार्प शूटर थे उनमें से चौथे 5वें नंबर पे गिना जाने लगा। कौन था ये विनोद माटकर? विनोद माटकर उसी इलाके का रहने वाला, वेस्टर्न सबर्ब्स का, अंधेरी, जोगेश्वरी, ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ उसका काफ़ी दबदबा था। 94 तक, 1994 तक वो आदमी एक हाईवे रॉबर था। अमीर लोगों की गाड़ियां लूटना, पेट्रोल पंप लूटना, इस किस्म का काम, क्योंकि फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग था। अपने स्कूल के ज़माने से और लोकल जिम में उसने बहुत अच्छी वर्जिश की थी, कसरत की थी। 85 किलो के करीब उसका वेट था। हाइट भले ज़्यादा नहीं थी। उसको इतना शौक था कि वो जब और कोई काम नहीं होता था तो पूरा पूरा दिन जिम में रहता था। और 80 केजी कैटेगरी में वो अपनी जो वेट लिफ्टिंग करनी है या बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो जो उनका होता होगा वो करता था। काफ़ी सारे मेडल वगैरह जीते। 94 तक वो अपना छोटा सा गैंग लेके, क्योंकि खुद फिज़िकली तकड़ा था, 3-4 लोगों से लड़ भिड़ सकता था, माल छीन के आराम से निकलना, छीनने के बाद वो बहुत अच्छी तरह जानता था और अलर्ट बहुत था। और ही वॉज अ चैम्पियन ड्राइवर। छोटा राजन के गैंग में उसको जानने वाले लोग जो अभी भी जिंदा हैं, जिनसे मैंने बात की, उनमें से भी बहुत ज़्यादा लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो छोटा राजन के टच में तब आया जब छोटा राजन के बहुत सारे लोग अलहदा जेल में थे। तो उस समय इसकी मुलाकात जब 94 में, तो गाड़ी की बात कर रहे थे, चैम्पियन ड्राइवर, इसको पायलट कहते थे पूरी टीम में। ये गाड़ी की बैठ जाओ और जो गाड़ी जैसे चलाता था, कोई दुश्मन आपका पीछा कर रहा है, जब पुलिस की चेज़ हो रही है, तो ये किसी के हाथ नहीं आता था। शायद उसी वजह से इसको 98 में पाकिस्तान भी ले जाया गया, वो भी आपको किस्सा सुनाएंगे। तो 94 में एक हाईवे रॉबरी के सिलसिले में ये आदमी अरेस्ट हो जाता है, और अरेस्ट होने के बाद इसको सज़ा होने के बाद मुंबई जेल से ट्रांसफ़र करके नासिक जेल भेज दिया जाता है, जहाँ पर अलग-अलग केसेस में छोटा राजन गैंग के बड़े महारथी वहाँ पे थे, जिनमें फरीद तनाशा उसी समय नासिक जेल में था, उसके साथ बालू डोकरे और उसके साथ और 6-7 लोग छोटा राजन के बड़े उस जेल में थे। तो वहाँ से इसकी जान बॉडी देख के इन लोगों से मुलाकात हो गई। उसको इन्होंने अपने गैंग में शामिल होने के लिए कहा, और 95 के शुरू में इसकी वो ज़मानत जो सज़ा 1-1.5 साल की हुई थी, वो पूरी करके ये आदमी जेल से छूट जाता है। और उसी दौरान जो अंदर लोग बैठे थे, इन सब लोगों ने इसकी
मुलाकात जो थी वो टेलीफोन के ज़रिए या अपने मैसेजिंग के ज़रिए छोटा राजन से करवा दिया था। तो ये आदमी बाहर निकल के छोटा राजन में ठहरा गया, जहाँ से छोटा राजन ने इसको, जो उसके आदमी बाहर थे, जो छोटा राजन के साथी जो मुंबई देख रहे थे उस समय, उनके टच में, जिनमें रोहित वर्मा सबसे बड़ा था, विक्की जो था वो भी जेल में था तभी। तो इसका वो जो सर्कल था वो बहुत फास्ट बढ़ा एकदम। जब बाकी लोग, विक्की मल्होत्रा की बात करें, ये सब लोग जहाँ नासिक जेल में बंद थे, तो एक काम छोटा राजन ने बोला। छोटा शकील के 2 नामचीन फाइनेंसर थे, एक का हसमुख भाई और शांति पटेल, हसमुख पटेल, शांति पटेल, ये भी वेस्टर्न वर्ग के कहीं थे। उनका काम निपटाने की जिम्मेदारी इसको दी गई। इसको 2-3 लड़के दिए गए साथ में, और ये आदमी अपनी गाड़ी लेके जाता है और उनके ऑफिस में जाके दोनों भाइयों को मार के आ जाता है। हालांकि साथ में छोटा राजन गैंग के कुछ लड़के साथ में थे, पर पूरी गेम को अंजाम विनोद मट कर देता है। अब देखिए वो काम इसने इतनी बाखूबी से किया, और उसके बाद छोटे मोटे काम 2-3 और दिए इसको। तो इसका फुर्तीलापन जो था, अलर्ट और काम करना पड़ रहा धाड़ धाड़, तो वो छोटा राजन को बहुत पसंद आने लगा। और 95 में ही छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम को बड़ा झटका देने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान किया। उसमें भी इस आदमी को शामिल किया गया, और वो ऑपरेशन था तकीउद्दीन वाहिद का, जो उस समय ईस्ट वेस्ट एयरलाइन के मालिक थे। बांद्रा में पॉश एरिया में उनका ऑफिस था। तो उस ऑफिस में घुस के मारना, हालत के साथ 4-5 और भी नामचीन लोग थे, रोहित वर्मा खुद था। लेकिन जिस शख्स ने तकीउद्दीन वाहिद की कार का शीशा हथौड़े से तोड़ा था और पहली गोली चलाई थी, वो शख्स और कोई नहीं, यही विनोद मटकर। और उसके बाद तब तक दूसरे लोग भी जेल से छूट के बाहर आ गए, और उसके बाद जो लाइन लगी 14-15 लोगों को जो मारा गया, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनका मुंबई के ब्लास्ट में किसी किस्म का कोई हाथ था, उनको ठिकाने लगाने का जिम्मा जो छोटो राजन ने लिया था, उसमें इसका तकरीबन हर टीम में विनोद मटकर की हिस्सेदारी रहती थी। जिसमें बाद में सलीम कुर्ला का मर्डर, जो इलाज करवा रहा था अपना एक हॉस्पिटल में अंधेरी के, वहाँ पे जाके उसको मारा। तो वो शख्स जो हाईवे रॉबरीज करता करता आया था, अब वो टॉप लीग में आ गया। छोटा राजन के जितने बड़े काम होते थे, उनमें बड़ी टीम के साथ, जिसमें रोहित वर्मा, विक्की मल्होत्रा, बालू डोकरे, फरीतना शाह, इनके साथ बराबर खड़ा होके विनोद मटकर काम करता था, और अब तक बहुत बुरी तरह पुलिस की नज़रों में आ चुका था। लेफ्टिनेंट पुलिस ऑफिसर जो टारगेट करते थे किसको अब पकड़ना है, कौन आगे ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको लेके आपस में पुलिस वालों की दौड़ शुरू हो जाती है कि पहले कौन उसको पकड़ता है या एनकाउंटर करता है। लेकिन ये शख्स बहुत तेज़ था, क्योंकि छोटा राजन का हाथ था सर पे, और बहुत से लोग संभालने वाले थे, और गैंग बहुत एक्टिव था उन दोनों में छोटा राजन का। तो उसके चलते मुझे ये भी बताया गया किसी ने कि जो दत्ता सामंत, जिसका हमने एपिसोड 4 दिन पहले किया था, ट्रेड यूनियन लीडर, उसके मर्डर में भी विनोद मटकर इन्वॉल्व था, लेकिन उसका नाम नहीं आया। वो कितना बहुत इंटरेस्टिंग है, एक उसका पार्ट 2 बनाएंगे हम लोग। कहा जाता है कि उस केस में जितने आरोपी पेश हुए थे वो डमी थे, जिन लोगों को सज़ा हुई है या बच गए। केस छोटा राजन भी बरी हो गया उस केस में,
वो डमी लोग थे, असल मारने वाली टीम और थी। जिस टीम में मुझे सबके नाम बताए हैं उन्होंने, लेकिन वो एक सेपरेट एपिसोड बनेगा, उसमें मैं आपको पूरा किस्सा सुनाऊंगा उसका। तो वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कल से परसों 1-2 दिन में कुछ और डिटेल आ रही है, कहाँ से सब लोग निकले थे, कैसे निकले थे, विनोद मटकर गाड़ी लेके कहाँ खड़ा था, वो किस्सा आपको सुनाएंगे। कंदर के आदमी से खबर आ रही है। खैर, तो इतने बड़े बड़े कांड करते हुए 98 आ जाता है। 98 में वो किस्सा हम आपको सुना चुके हैं बहुत पहले, शायद आपको भूल भी गए होंगे आप। जब मुंबई से एक 10 लोगों की टीम पाकिस्तान कराची जाती हैं दाऊद इब्राहिम पे हमला करने के लिए, वो किस्सा हमारे साथ जेल से बात करते हुए यूसुफ बचकाना ने भी सुनाया था। और उसके पहले एजाज लकड़ा वाला जब वो भारत लाया जाता है तो उसने अपनी क्राइम ब्रांच को स्टेटमेंट में भी वो पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे 10 लोग पाकिस्तान गए दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए कराची में। पूरा ऑपरेशन बहुत बड़े लेवल पे प्लान किया गया था। उसमें भी फरीद तनाशा, विक्की मल्होत्रा, बालू डोकरे, संजय घाटी और ये रोहित, विनोद मटकर, बाबा रेड्डी और यूसुफ बचकाना जैसे लोग 10 लोग गए थे और वहाँ रुके थे 3-4 दिन, एक घर किराए पे लेके। और जिस दरगाह पे दाऊद इब्राहिम ने आना था, जो इनके पास खबर आई थी, दाऊद उस दरगाह पे आया भी और ये लोग निशाना लेकर बैठे भी। ऐसा एजाज लकड़ा वाला ने अपनी पूरी स्टेटमेंट में कहा है। यूसुफ बचकाना ने हमारे साथ अपनी आवाज़ में, रिकॉर्डेड वॉइस में जो पूरा किस्सा सुनाया था, कौन कौन से हथियार लेके गए थे, क्या क्या था, सब डिटेल बताई थी। तो जैसे ही दाऊद दरगाह पे आता है, लेकिन उसके साथ सिक्योरिटी इतनी थी कि इन लोगों को वो अबैंडन करना पड़ा। कहा यह भी जाता है कि दाऊद के पास वो इन्फॉर्मेशन अंदर से लीक होके पहुंच गई थी और वो जैसे नॉर्मली उस दरगाह पे आता था, उस दिन उससे 4-5 गुना ज़्यादा सिक्योरिटी लेके आया और इन लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। तो इनके पाकिस्तान छोड़ने के 2 दिन बाद जब उस घर पे पाकिस्तानी रेंजर्स ने रेड किया था जहाँ ये सब लोग रुके थे, तो वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे, जो ये लोग वहीं छोड़ के आ गए थे। हथियार साथ में लाना और जैसे भी उन्होंने वापस आना होगा, ट्रैवल करना, वो खतरे से खाली नहीं था। तो इसी तरह बहुत सारे केसेस में विनोद मटकर छोटा राजन के लिए काम करता रहा। अब 98 में ये लोग वापस आते हैं। उसके बाद सब लोगों को घुमाने फिराने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए इनको बैंकॉक, इधर उधर सिंगापुर भेजा जाता है। छोटा राजन से मुलाकातें होती हैं और आगे की प्लानिंग शुरू होती है। उसी चक्कर में 99 आते आते 15 बड़े मर्डर्स में विनोद मटकर की शमूलियत हो जाती। अब जैसे कि मैंने कहा, अब पुलिस को ये चक्कर पड़ने लगा कि बाकी लोगों को तो हम जानते हैं कौन है। फरीद तनाशा का इतिहास हमें पता है, विक्की मल्होत्रा का पता है, रोहित वर्मा का पता है, लेकिन ये एक नया पंटर कहाँ से बीच में आ गया जिसका 95 से पहले कभी नाम नहीं सुना था। तो 94 में टच में आया, 95 में इसने काम करने शुरू कर दिए और 99 तक के जो 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट जो शुरू में जनवरी में मुंबई पुलिस ने इशू की, मुझे याद है मिस्टर शिवानंदन, डी शिवानंदन जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम थे उस समय, तभी ये रवाज हुआ करता था 10 मोस्ट वांटेड। वो 10 मोस्ट वांटेड में एक विनोद मटकर भी था और हम सब क्राइम रिपोर्टर हैरान थे कि ये नाम तो कभी सुना नहीं हमने, और ये 10 मोस्ट वांटेड में कैसे आ गया। देख लो, आना ही था।
सलीम कुर्ला का मर्डर, उसके बाद वो बैंड्रा का बिल्डर था एक, उस बिल्डर का मर्डर, एयरलाइन के बॉस का मर्डर, ईस्ट वेस्ट एयरलाइन के मालिक का, एक पूना में भी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के पार्टनर को मार के आए थे ये लोग। उसकी डिटेल भी मैंने पूना से इकट्ठी कर रहा हूँ, पुराने अखबारों की कटिंग वगैरह वहाँ से मंगवा रहा हूँ। उसमें भी कहा जाता है कि शायद अभी कंफर्म नहीं है कि कहीं इनमें से बहुत से लोग जिनके नाम आज हमने लिए हैं ये उस केस में भी इन्वॉल्व थे। तो ये आदमी का 4-4.5 साल में 1999 में आदमी मुंबई के टॉप 10 मोस्ट वांटेड में शामिल हो गया। आप अंदाज़ा लगा लो कितने खतरनाक काम किए हो। और फिर कोशिश होती है शुरू इसको पकड़ने की, लेकिन यह हाथ में नहीं आता, अंडरग्राउंड हो जाता था, बहुत महीनों तक बाहर नहीं निकलना। तो एक दिन जॉइंट कमिश्नर ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को बुलाया, और ये एक अंदर की बातें हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि ये बात सही है। प्रदीप शर्मा उन दिनों छोटा राजन गैंग के ऊपर बहुत पैनी नज़र रखे हुआ था। मतलब लोग जैसे कहते हैं कि वे छोटा राजन के गैंग के साथ मिला हुआ था, प्लान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दाऊद के साथ मिला हुआ था, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, और इनकी एफिलिएशंस भी समय समय पे बदलती रहती थी। ये भी हमने देखा। कभी जो एक इंस्पेक्टर एक गैंग को फेवर करता नज़र आता था तो 1-2 साल के बाद दूसरे गैंग के साथ खड़ा हुआ भी नज़र आया बहुत सारे केसेस में। तो ये बातें सीनियर्स को भी मालूम होती हैं। तो एक बहुत अंदर के आदमी ने बताया कि शिवानंदन ने प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पहले सादिक कालिया और इस किस्म के बड़े एनकाउंटर कर चुका था, नाम हो चुका था। लेकिन कहते हैं कि सबसे ज़्यादा नाम जो चर्चा में आया प्रदीप शर्मा का वो विनोद मटकर के एनकाउंटर के बाद आया। वो कैसे हुआ? तो शिवानंदन ने कहा कि मिस्टर प्रदीप शर्मा, आप कहते हो कि आपके छोटा राजन गैंग के ऊपर आपने बहुत मेहनत की हुई है, सबके बारे में जानते हो। मैं तब मानूंगा कि आप छोटा राजन गैंग के एक्सपर्ट हो जब आप विनोद माटकर का पता ला के मुझे देंगे। मुझे वो आदमी चाहिए। अब ये एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के लिए इशारा काफ़ी होता है कि विनोद माटकर के साथ क्या करना है। इसी किस्म का एक ऑर्डर उन्हीं दिनों में एक और ऑफिसर को दिया गया था। जब उस शख्स की कहानी सुनाएंगे उसमें वो जिक्र करेंगे। वो दाऊद इब्राहिम गैंग का बहुत बड़ा आदमी था और उसको ढूंढने की जिम्मेदारी एक और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को दी गई थी जो प्रदीप शर्मा के बैच का ही था। ये सब 1983 बैच के सब इंस्पेक्टर थे जो 96, 97, 8, 9 तक चलते चलते बहुत बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए थे। तो दोस्तों 3 महीने लगे प्रदीप शर्मा जैसे आदमी को, जिसके पास छोटा राजन का हर बड़ा छोटा बदमाश हाजिरी लगाने जाया करता था, लेकिन विनोद माटकर का पता कहीं से नहीं लग रहा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो गैंग के अंदर भी लोगों ने देखा नहीं था उसको, नाम उसका सबने सुना था। तो छोटा राजन ऐसे 4-5 आदमी थे जिनसे काम करवाता था और बाद में उनको साइड में कर देता था कि ये मेरे प्राइज शार्प शूटर हैं, ये पकड़े नहीं जाने चाहिए। उनकी जगह पे दूसरे लोगों को हाजिर कर दिया जाता था और उनको पैसे वैसे दे के बाद में उनकी बेल करवा के या पैरोल पे बाहर निकाल के उनको भगा दिया जाता था। ये काम मुंबई में आम चलता था और आज भी चल रहा है। मुंबई में नहीं, बाहर भी चलता है बहुत का। तो 3 महीने के बाद प्रदीप शर्मा को इस शख्स का पता चला। टेलीफोन पे इनका कांटेक्ट हुआ। प्रदीप शर्मा ने बातें कर के
विनोद मटकर का कॉन्फिडेंस जीता और आखिर 3 महीने के बाद उसको अपने ऑफिस में बुलाया, जो जुहू में चंदन सिनेमा के पास एक क्राइम ब्रांच की चौकी हुआ करती थी, बहुत नोटोरियस चौकी गिनी जाती थी। तो जिस आदमी को पब्लिक की नज़रों से दूर रख के उसकी इंटरोगेशन करनी है, उससे पूछताछ करनी है, इलीगल तौर पे कई हफ्तों तक बंदों को रखना है, तो उन सब को उस चंदन चौकी में रखा जाता था। बाद में वहाँ ATS क्या भी ऑफिसर बैठने लग गए थे, क्योंकि बड़ी उजाड़ सी किस्म की जगह पे है वो, जहाँ आते जाते लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है। और सीनियर ऑफिसर को वहाँ जाने की मनाही थी, जिनका क्राइम ब्रांच से कोई लेना देना नहीं था। तो प्रदीप शर्मा की पोस्टिंग उन दिनों में उसी चंदन चौक की थी। उसके साथ में चंदन सिनेमा है बहुत पुराना, और चंदन सिनेमा के बिल्कुल सामने अपने सुपरस्टार सुपर हीरो देवानंद जी का घर भी है, और बहुत सारे उनके थोड़ी दूर पीछे चेतनानंद का घर है। तो काफ़ी सारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग उस इलाके में रहते हैं। तो उस चंदन चौकी पे विनोद मटकर को उसको कॉन्फिडेंस में लेके प्रदीप शर्मा जी बुलाते हैं, और उसके बाद एक रात उसको वहाँ पे रखा जाता है। जो राज उससे पूछने थे सब पूछ लिए जाते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग उनका एनकाउंटर हुआ, खबर बन जाती है। तो इस तरीके से 4.5 साल में एक हाईवे रॉबर छोटा राजन के गैंगस्टर के टच में आने के बाद उनके टॉप के शूटर्स में से एक हो जाता है, मुंबई के टॉप 10 में पहुंच जाता है, और तभी 99 में उसका क्राइम का जो कैरियर था वो फुल स्टॉप लग जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी विनोद मटकर की। आप बड़े दिनों से पूछ रहे थे कि उसकी कहानी सुनाइए। अभी बहुत ही डिटेल इसके बारे में और आने वाली बाकी है। उसकी तस्वीर भी कहीं से नहीं मिली, वो भी मैंने बहुत से दोस्तों को रिक्वेस्ट की है कि कहीं से ढूंढ के निकाल के एक तस्वीर भेजिए। तो असल में प्रॉब्लम ये है कि जिन जिन लोगों के पास इनका रिकॉर्ड था, वो भले प्रदीप शर्मा हो या विजय सलास्कर हों, उनमें से कई लोग मारे गए, कई लोग जेलों में बैठे हैं, कुछ लोग रिटायर हो के अपनी पीसफुल लाइफ अपने रूरल एरिया में गुजार रहे हैं, और कईयों के फ़ोन नंबर चेंज हो गए। अब आगे दिनों में पुराने लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास से पुरानी खबरें निकल के आ जाती हैं। और ये पुराना 2002-3 के पहले का रिकॉर्ड गूगल पे भी बहुत कम मिलता है, और हर 20 साल बाद गूगल बहुत सारा मटेरियल जो है वो डिलीट भी कर देता है, जो उनको लगता है कि हमारे किसी काम का नहीं है, या जिस मटेरियल की ज़्यादा सर्चेज नहीं होती हैं, जिन टॉपिक को बहुत लिमिटेड लोग सर्च करते हैं, उनको गूगल डिलीट कर देता है। तो बहुत से 1-2 आर्टिकल विनोद मटकर के मिलते हैं, लेकिन उसका इतिहास बहुत लंबा है। तो आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे एक आध और एपिसोड उसके ऊपर बनाने का। और तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।